डियर स्टूडेंट्स, मैं वीनस पीजीटी सोशियोलॉजी। आज हम क्लास +1 के लिए भारतीय समाजशास्त्री चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। देखा जाए तो देखो, यूरोप में 1838 में समाजशास्त्र की स्थापना हुई थी, यानी कि समाजशास्त्र को एक विषय के तौर पर देखा जाने लगा था। लेकिन भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, कौन से समाजशास्त्री थे, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम भारतीय समाजशास्त्री चैप्टर में करेंगे। ठीक है। भारत में समाजशास्त्र, अंग्रेजों ने बहुत लंबे समय पहले ही ये महसूस कर लिया था, जब हम इंग्लैंड के उपनिवेश थे, कि जब तक हम भारत की संस्थाओं के बारे में, भारत के रीति रिवाजों के बारे में, परंपराओं के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम भारत में राज करने पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो 1919 में भारत में समाजशास्त्र मुंबई विश्वविद्यालय में एक औपचारिक तौर पर विषय के रूप में शुरू हुआ। कब? 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में, जिसको आजकल मुंबई के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत हुई। ठीक है। वैसे इतिहास तो 100 साल पुराना है, क्योंकि समाजशास्त्र समाज से जुड़ा हुआ एक ऐसा शब्द है जो हमें समाज के बारे में बताता है, समाज के रहन सहन, रीति रिवाजों के बारे में बताता है। लेकिन 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की औपचारिक शिक्षा शुरू हुई। 1920 में दो अन्य विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की शुरुआत हुई, औपचारिक शिक्षा की शुरुआत हुई। ठीक है। मतलब भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत सबसे पहले कौन सी यूनिवर्सिटी थी जिसमें शिक्षा ग्रहण करने को मिली समाजशास्त्र में? बम्बई विश्वविद्यालय। कब? 1919 में। उसके बाद 1920 में लखनऊ और कलकत्ता विश्वविद्यालय में। 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की शिक्षा औपचारिक शिक्षा शुरू होने के बावजूद भी भारतीयों को स्वयं ये महसूस होता था कि समाजशास्त्र का आने वाले वर्षों में भविष्य क्या होगा। वजह ये थी कि समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में स्थापित करने के लिए यूनिवर्सिटियों में किस तरह से पाठ्यक्रम को तैयार किया जाएगा, या समाजशास्त्र का अध्ययन कैसे और किस तरह से शुरू होगा। हालांकि मानव विज्ञान को थोड़ी बहुत तवज्जो दी गई थी उस टाइम पे, लेकिन स्वयं समाजशास्त्रियों ने ही ये महसूस किया था कि अंग्रेजी शासनकाल में समाजशास्त्र को एक अलग विषय के तौर पर शुरू करना न केवल कठिन होगा, बल्कि इसके रास्ते में बहुत सी अड़चनें आने वाली हैं। क्योंकि जनसंख्या की गिनती और वहाँ पे भारत में अनेक प्रकार के रीति रिवाज, संस्कारों का अध्ययन, उनको लोगों तक पहुँचाना, इस तरह से मतलब समाजशास्त्र की अध्ययन सामग्री इकट्ठी की गई, उसको मानव विज्ञान के एक विषय के तौर पर शुरू किया गया। उसके बाद आज के टाइम में तो कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है, कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है जहाँ पे समाजशास्त्र को एक विषय के तौर पर ना पढ़ा जाता हो। हर एक विश्वविद्यालय में औपचारिक शिक्षा समाजशास्त्र की शुरू हो चुकी है, यानी कि भारत में इसकी शुरुआत 1919 से ही हो पाई, जब बम्बई विश्वविद्यालय में इसके लिए अलग से औपचारिक शिक्षा शुरू हुई। वहाँ पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को खुद ही ये डिसाइड करना था कि आने वाले 25 वर्षों में इसका भविष्य क्या होगा। मीन्स 1920 के दशक में शुरू के 25 वर्षों में समाजशास्त्रियों ने खुद ये महसूस किया कि आने वाले टाइम में समाजशास्त्र का भविष्य क्या होगा। विषय को शुरू करने वालों में मेन तौर पर जो जाने जाते थे वो थे GS घुरिये, DP मुखर्जी, MN श्रीनिवासन। इस तरह के समाजशास्त्रियों के आंचल में पलकर ये बड़ा हुआ, मतलब समाजशास्त्र विषय को पढ़ा जाने लगा, समाजशास्त्र को एक अलग विषय के तौर पर जाने लगा। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति समाजशास्त्र के बारे में जानना चाहता है तो उसे दो पद्धतियों के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में स्पेशली दो पद्धतियां ही चलती आई है। पहली है विद्याशास्त्रीय पद्धति। विद्याशास्त्रीय पद्धति के परिप्रेक्ष्य में अगर हमें पढ़ना है तो हमें महाभारत, रामायण, वेद जैसे ग्रंथों के साथ इसको पढ़ना होगा। दूसरी है अक्षेत्र आधारित पद्धति। अक्षेत्रों में जाकर सभी आंकड़े इकट्ठा करना, फिर उन आंकड़ों के द्वारा अपने निष्कर्ष निकालना। इस तरह से दो पद्धतियों का प्रयोग किया जाता आया है।
भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन में दो परिप्रेक्ष्यों का यूज ज़्यादातर किया जाता है। पहला है हमारा भारत विद्या शास्त्रीय पद्धति, जिसको शास्त्रीय विधि पद्धति और इसके अलावा पुस्तक आधारित पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मीन्स पुरानी पुस्तकों को उठाकर, ग्रंथों को और महाभारत, रामायण, गीता, कुरान, इनको उठाकर मतलब स्टडी करना, उसके आधार पर आंकड़े इकट्ठे करना, नातेदारी व्यवस्था के बारे में जानना, इस तरह से मतलब इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अक्षेत्र आधारित परिप्रेक्ष्य में एक अक्षेत्र में जाकर वहाँ के लोगों को विचारों को जानना और उनसे ये जानना कि वो किस तरह का जीवन जीते हैं और कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं और कौन कौन सी रस्मों और रीति रिवाजों को निभाते हैं, उसको अक्षेत्र आधारित परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। भारत में G.S. घुरिये ने सबसे ज़्यादा तवज्जो दी है भारत विद्या शास्त्रीय पद्धति को या हम कह सकते हैं पुस्तक आधारित परिप्रेक्ष्य को। वजह क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर जाति पर अध्ययन किया है, जाति पर जाति के कार्यों पर अध्ययन किया है, उसके अलावा नातेदारी व्यवस्था पर अध्ययन किया है, विवाह जैसी संस्थाओं का अध्ययन किया है। तो उन्होंने अपने ग्रंथों में या अपनी सभी पुस्तकों में भारत विद्या शास्त्रीय पद्धति के परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है। भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन के विकास के तौर पर एक नाम जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है वो है गोविंद सदाशिव घुरिये का। गोविंद सदाशिव घुरिये, जिनका जन्म 12 दिसंबर 1893 को मालवन नामक गांव में हुआ था, जो कोंकण के तटीय इलाके में एक छोटा सा गांव है। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। उसके बाद उन्होंने 1919 में पहले संस्कृत में, बाद में अंग्रेजी में बम्बई के एल्फिस्टन कॉलेज से एमए इंग्लिश की थी। उन्होंने 1919 में संस्कृत एमए, बाद में अंग्रेजी में मुंबई के एल्फिस्टन कॉलेज से एमए इंग्लिश की डिग्री हासिल की थी और वो भी स्वर्ण पदक के साथ। उनको मतलब प्रथम श्रेणी में आने पर स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। गोविंद सदाशिव घुरिये 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में जब समाजशास्त्र की औपचारिक शिक्षा शुरू हुई तो पैट्रिक गिडन्स को वहाँ पर एक एज ए लेक्चरर बुलाया गया था, एज ए प्रोफेसर बुलाया गया था। और उस समय पर गोविंद सदाशिव घुरिये जो थे वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक के तौर पर कार्य कर रहे थे। तो जो पैट्रिक गिडन्स जो लेक्चर देते थे या पैट्रिक गिडन्स समाजशास्त्र के बारे में जो बताते थे, उनको सुनने वालों में सबसे ज़्यादा तल्लीनता से सुनने वालों में G.S. घुरिये थे। G.S. घुरिये उनको बड़े ध्यान से सुनते थे। उस समय किसी को भी ये नहीं लगता था कि आने वाले टाइम में घुरिये सबसे बड़े समाजशास्त्री बनकर उभरेंगे। ठीक है, मतलब सबसे बड़े समाजशास्त्री के तौर पर उनको जाना जाएगा। और पैट्रिक गिडन्स के कहने पर ही मुंबई विश्वविद्यालय यानी कि बम्बई विश्वविद्यालय की तरफ से सदाशिव घुरिये को लंदन में आगे स्टडी के लिए भेजा गया समाजशास्त्र विषय के। तो मुंबई विश्वविद्यालय के निर्देशन में G.S. घुरिये लंदन चले गए प्रोफेसर गिडन्स की सिफारिश पर। उसके बाद वहाँ L.T. हाबहाउस के साथ अध्ययन के बाद W.R.H. रिवर्स के साथ वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। वहाँ पर उन्होंने जातीय सिद्धांत पर अपना रिसर्च कार्य पूरा किया। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे लेख लिखे। उसके बाद जाति का प्रजातीय सिद्धांत यानी कि एथनिक थ्योरी ऑफ कास्ट पर उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की उपाधि पूर्ण की। सदाशिव घुरिये के कार्यों पर रिवर्स का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता था। उन्होंने जाति प्रजाति नातेदारी पर जो अध्ययन किया उन पर रिवर्स का साफ प्रभाव दिखता था। लेकिन जब वे अपने शोध कार्य कर रहे थे उसी समय अचानक रिवर्स का देहांत हो गया। उसके बाद 1923 में घुरिये भारत वापस लौट आए। भारत में वापस लौटने पर 1924 में उनकी बम्बई विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर
नियुक्ति हुई तथा उन्हें समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष का पद भी प्राप्त हुआ। 1959 में इसी विश्वविद्यालय से उनकी सेवानिवृत्ति हुई। इसके बाद उनको बम्बई विश्वविद्यालय में जीएस घुरिये के लिए ही एक नया पद सृजित किया गया जिसको एमिरेट्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, वो एक ऐसे प्रोफेसर थे जिनके लिए एक नया पद सृजित किया गया। घुरिये एक ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने 25 से अधिक पुस्तकों की रचना की, मतलब 25 से अधिक पुस्तकें उन्होंने लिखी। उसके बाद 800 MA के छात्रों का अक्षेत्र कार्य में मदद की। 800 MA के छात्रों को अक्षेत्र कार्य के लिए निर्देशन दिए। उसके बाद 87 छात्रों को डॉक्टरेट की उपाधि के लिए निर्देशित किया। मीन्स डॉक्टरेट की उपाधि, पीएचडी की डिग्री के लिए जो अक्षेत्र कार्य थे उनके लिए उन्होंने निर्देशित किया। कितने छात्रों को? 87 छात्रों। 1945 से 1950 तक वे एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के अध्यक्ष के पद पर रहे। उसके बाद उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की और भारत में समाजशास्त्र के अनेक प्राध्यापकों और अध्यापकों को प्रशिक्षण कार्य करवाया। उसके बाद 1952 में उन्होंने सोशियोलॉजिकल बुलेटिन जो भारत में नहीं विश्व में भी सबसे ज़्यादा जानी जाने वाली समाजशास्त्र की पत्रिका है, उसको स्थापित किया। उसकी रचना की 1952 में सोशियोलॉजिकल बुलेटिन। ठीक है, मतलब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1952 में शुरुआत कब हुई समाजशास्त्र की पत्रिका की? 1952 में सोशियोलॉजिकल बुलेटिन जो भारत में ही नहीं विश्व में भी प्रमुख पत्रिका के तौर पर जानी जाती। 1966 तक वे सोशियोलॉजिकल बुलेटिन के प्रथम अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते। सदाशिव घुरिये ने 25 से अधिक कृतियों की रचना की है। हालांकि इतनी रचनाओं के नाम याद करना भी बड़ा डिफिकल्ट है, पर कुछ रचनाएं हैं। देखो, कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1934 में प्रकाशित हुई। कल्चर एंड सोसाइटी 1945 में प्रकाशित हुई। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन ये 1961 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट थी द शेड्यूल्ड ट्राइब्स 1963 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट है द इंडियन साधुज, मतलब भारतीय साधुओं के जीवन पर लिखी गई कृति द इंडियन साधुज 1964 में प्रकाशित हुई। सबसे पहली थी कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जिसके लिए उन्हें सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, वो 1934 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद कल्चर एंड सोसाइटी 1945 में प्रकाशित हुई। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन 1961 में प्रकाशित हुई। शेड्यूल्ड ट्राइब्स द शेड्यूल्ड ट्राइब्स वो 1963 में प्रकाशित हुई, जो उन्होंने अनुसूचित जनजातियों पर लिखी हुई पुस्तक थी उनकी। उसके बाद द इंडियन साधुज 1964 में प्रकाशित हुई। सोशल टेंशंस इन इंडिया 1968 में प्रकाशित हुई। विदर्भ इंडिया 1974 में प्रकाशित हुई। यानी कि सोशल टेंशंस इन इंडिया 1968 में प्रकाशित हुई, विदर्भ इंडिया 1974 में प्रकाशित। भारत में जाति व्यवस्था पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि घुरिये ने जाति व्यवस्था पर अपनी थ्योरी दी थी। उनकी पुस्तक थी कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जिसमें उन्होंने जाति और प्रजाति के विचार, जाति और प्रजाति की उत्पत्ति के बारे में बताया है, व्यवसाय और जाति के बारे में बताया है, वर्ग व्यवस्था और जाति व्यवस्था के बारे में बताया है। मतलब कौन सी जाति किस तरह से किस प्रकार किस व्यवसाय को अपनाती है, इस तरह से उन्होंने अपने शोध कार्य को पूर्ण किया है। भारत में जाति व्यवस्था मेगास्थनीज के समय से लेकर आज तक भारत में जाति व्यवस्था ज्यों की त्यों चली आ रही है। आधुनिकता की वजह से हालांकि इसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन जाति व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी हुई है। ठीक है, जाति व्यवस्था कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में जाति प्रजाति की विशेषताएं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट, इनके बारे में पूर्ण रूप से उन्होंने अध्ययन किया है। अपने शोध कार्य का विषय उन्होंने कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन ही
चूज किया था, क्योंकि इसमें उन्होंने शुरू में ही अपने जाति और प्रजाति के विचारों को स्पष्ट करना शुरू कर दिया था। भारत में जाति व्यवस्था प्राचीन समय से ही चली आ रही है। कास्ट शब्द कास्टा से बना है, कास्टा से। यूरोप में इस कास्टा वर्ड का प्रयोग प्रजाति का प्रयोग करने के लिए, प्रजाति शब्द के लिए किया जाता था। ठीक है, अब्बे डुबोइस ने इस वर्ड का यूज इसलिए बताया कि यूरोप में किसी कबीले के लिए कास्टा शब्द का प्रयोग किया जाता था। कास्ट शब्द उसी का रूपांतरण है। कास्टा शब्द का रूपांतरण क्या है? कास्ट शब्द है। और अब्बे डुबोइस ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। 1563 में ग्रेसिया दी ओर्टा ने सबसे पहले जाति वर्ड का प्रयोग किया था। जाति वर्ड जो है वो कास्ट, अंग्रेजी के कास्ट से बना है, जो लैटिन के कास्टस से लिया गया शब्द है। संस्कृत में जम धातु से जाति वर्ड की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है उत्पन्न होना, पैदा होना, यह जानना। उसके बाद जो G.S. घुरिये थे, उन्होंने जाति के बारे में अपनी बुक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में बताया है। जो एक ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी हुआ करते थे, हर्बर्ट रिजले, उन्होंने सबसे पहले भारत के बारे में ये कहा था कि भारत को एक प्रयोगशाला कहा जा सकता है, एक ऐसी प्रयोगशाला जहां पर विभिन्न जातियां और प्रजातियां उत्पन्न हुई और उनके उत्पन्न होने के बाद उनमें हर तरह के परिवर्तन आए। इसका आधार उन्होंने नाक की चौड़ाई, शारीरिक लंबाई, मतलब शरीर की रचना, इन चीज़ों को लिया। मतलब उन्होंने कहा कि प्रजाति जो है वो उत्पन्न कहाँ से हुई? भारत से। मतलब प्रजातियों का उद्भव उन्होंने भारत की पृष्ठभूमि को माना, क्योंकि यहाँ पे भारत का इतिहास सदियों पुराना है और यहाँ पर काफ़ी जातियाँ और प्रजातियाँ आई और चली गई। मतलब इतने लंबे समय में अगर हमें जाति का अध्ययन करना है तो रिजले के अनुसार उसके लिए भारत से बढ़िया पृष्ठभूमि कहीं भी नहीं हो सकती। बट रिजले ने जाति की उत्पत्ति के लिए भारत की पृष्ठभूमि को मेन तौर पर माना है। उन्होंने कहा है कि जो भारत में जाति की उत्पत्ति है वो निम्न लोगों से ही हुई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उन लोगों को आर्यों द्वारा दबाया गया और कहीं वे भारत से कहीं और जाकर बस गए। इसलिए मतलब पूरे संसार में जो जाति की उत्पत्ति है वो भारत से ही मानी गई है। लेकिन रिजले द्वारा दिए गए तर्कों से G.S. घुरिये बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। वो केवल इसका एक पार्ट ही सत्य मानते थे। उन्होंने उन समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया जो केवल औसत के आधार पर बिना परिवर्तनों को ध्यान में रखे समुदाय पर विशिष्ट मानदंडों के द्वारा लागू हो। उनका ये मानना था कि जाति जो थी वो भारत में अंतर्विवाही थी, मतलब जाति के अंदर ही विवाह होते थे। इसका कारण क्या था कि अधिकांश भारत में सिंधु गंगा के मैदान को छोड़कर प्रजातीय वर्गों का आपस में काफी लंबे समय से मेल मिलाप था। प्रजातीय शुद्धता केवल उत्तर भारत में ही बची हुई थी। मतलब वो ये कह रहे थे कि प्रजातीय शुद्धता जो थी वो सिर्फ उत्तर भारत का ही हिस्सा थी, क्योंकि वहां पे अंतर्विवाह निषिद्ध था। शेष भारत में अंतः विचार यानी कि जाति विशेष में ही विवाह करना का प्रचलन उन वर्गों में हुआ जो प्रजातीय स्तर पर वैसे ही अलग थे, वैसे ही भिन्न थे। आज जाति के इस प्रजातीय सिद्धांत को नहीं माना जाता, परंतु 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यह सब सच माना जाता था। हालांकि आधुनिकता के इस युग में जाति को अब इतना महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन इतिहासकारों में आर्यों तथा भारतीय उपमहाद्वीप में उनके आगमन को लेकर आज भी मतभेद है। मतलब जब आर्य आए क्या तभी प्रजातीय शुद्धता आई? नहीं। मतलब हम इन चीज़ों को नहीं मान सकते कि इतिहास में क्या हुआ, लेकिन जाति और प्रजाति के विचार के बारे में घुरिये रिजले के विचारों से बिल्कुल भी सहमत
नहीं थे। जाति की विशेषताएं करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन पर ध्यान देते हैं। देखो, मजूमदार एवं मदान ने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। बंद वर्ग कैसे? मतलब ना तो एक जाति के सदस्य उस जाति के अंदर ही विवाह कर सकते हैं, सहवास कर सकते हैं, भोजन पर अन्य जाति के लोगों के साथ बैठकर भोजन करने पर भी प्रतिबंध होता है। ठीक है, जाति अंतर्विवाही होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है केतकर ने भी यही कहा है, जाति जिस रूप में आज है उसे एक सामाजिक समूह के रूप में समझा जा सकता है। यानी कि जाति जन्म से ही निर्धारित होती है। हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं वो परिवार जिस जाति का है, हम उसी जाति के नाम से जाने जाते हैं। और जाति अंतर्विवाही होती है। जाति पर भोजन के और सहवास के कठोर प्रतिबंध लागू होते हैं। जी.एस. घुगे ने जाति को स्पष्ट करने के लिए 6 लक्षणों के बारे में बताया है। पहला है भारतीय समाज का खंडात्मक विभाजन। मीन्स जाति व्यवस्था की वजह से भारतीय समाज खंडों में विभाजित हो गया है और यह विभाजन इतने छोटे छोटे रूपों में हुआ है कि हम उनको पहचान भी नहीं सकते। प्रत्येक खंड में सदस्यों की संख्या और भूमिका स्पष्ट और सुनिश्चित है। मतलब स्पष्ट और सुनिश्चित भूमिका है। खंड मतलब थोड़े से व्यक्ति, उनकी भूमिका जो है वो स्पष्ट है जाति की वजह से। इसमें सामुदायिक भावना भी मायने रखती है और कर्तव्य पालन न करने पर जाति से निष्कासन की व्यवस्था भी होती है। नेक्स्ट है हमारा शस्त्रण मतलब ऊंच नीच की परंपरा। जाति व्यवस्था में ऊंच नीच की परंपरा भी स्थापित होती है। इसमें ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च होता है और शूद्रों का स्थान निम्न होता है। क्षत्रिय और वैश्य लोगों की स्थिति क्रमशः इनके मध्य में होती है। ये चारों वर्ण आगे चलकर जातियों और उपजातियों में विभाजित हो गए हैं। इनकी जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति से वो जाना जाता है। जातीय शस्त्रण रक्त की पवित्रता, पूर्वजों की व्यवसाय के प्रति आस्था और अन्यों के साथ भोजन व पानी के प्रतिबंध आदि विचारों पर आधारित होती है। यानी कि विचारों, भोजन और साथ मिलकर रहने पर भी प्रतिबंध जाति व्यवस्था के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भोजन व सामाजिक व्यवहार पर नियंत्रण। हम सब जानते हैं कि जातियां अंतर्विवाही होती हैं। एक जाति के लोग अपनी जाति के लोगों के साथ ही मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। तो भोजन और सामाजिक व्यवहार पर भी नियंत्रण होता है। पुराने ज़माने में हुक्का पानी वर्ड का यूज़ किया जाता था। मीन्स एक जाति के सदस्य उसी जाति के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं और उन्हीं के साथ उनका सामाजिक व्यवहार चलता है। सामाजिक व्यवहार मीन्स लेन देन, परिवारवाद, नातेदारी, रिश्तेदारी, मतलब सेम जाति में होना। ये भोजन व सामाजिक व्यवहार पर नियंत्रण जाति व्यवस्था के अंदर पाया जाता है। मीन्स कच्चा भोजन, कौन सी जाति के लोग कच्चा भोजन खाते हैं, कौन सी जाति के लोग पका हुआ तैयार भोजन खाते हैं, ये सब नियंत्रण जाति व्यवस्था के अंदर पाया जाता है। भारत में ये स्टिक तौर पर लागू भी होता है। मतलब जाति व्यवस्था भारत में पूरी तरह से लागू है। हालांकि शहरों में आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण के प्रचलन की वजह से जाति व्यवस्था का प्रचलन कम हो गया है, परंतु गांव में ये ज्यों की त्यों अपने पैर पसारे हुए है। हालांकि थोड़ा सा समय के बदलने के साथ थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इसमें कुछ प्रभाव अब भी देखा जा सकता है। जाति जो है वो जन्म पर आधारित होती है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, विभिन्न उप विभागों की नागरिक तथा धार्मिक योग्यताएं या विशेषाधिकार। देखो कुछ मतलब पुराने जमाने में क्या होता था, जातियां दो तरह से बटी हुई थी, सवर्ण जाति और दलित जातियां। ठीक है, सवर्ण जातियां जिन ने निम्न जातियों पर कुछ प्रतिबंध लगाए हुए थे। निम्न जातियों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, या जहां से सवर्ण जातियां गुजरती थी वहां से दलित जातियों को जाने का अधिकार नहीं था। इसका एक एग्जाम्पल है श्रावणकोर के वैकम नामक गांव में देखा जा सकता है। मीन्स वहां पे पेशवाओं ने क्या था, निम्न जातियों के
9 से 5 तक घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा रखा था। जिन सड़कों से सवर्ण जातियां गुजरती थी उनसे वो नहीं गुजर सकते थे। गुजरात में भी दलित जातियों ने अपने लिए एक स्पेशल तरह का मास्क यानी कि सींग का यूज करते थे वो लोग, ऐसा ब्लंट ने कहा है। ब्लंट एक समाजशास्त्री, उसने ये कहा है कि गुजरात की जातियां, गुजरात में निम्न जातियां अपने विशेषाधिकार के तौर पर एक सींग वाला मुकुट यूज करती थी। मतलब विभिन्न उप विभागों की नागरिक और धार्मिक योग्यताएं यानी कि विशेषाधिकार, मतलब कुछ ऊंची जातियों को कुछ विशेषाधिकार मिले होते थे पुराने जमाने में, और वो उन विशेषाधिकारों का यूज करते हुए निम्न जातियों को उन चीज़ों का यूज नहीं करने देते थे जिन पे उनका एकाधिकार होता था। लेकिन आज आधुनिकीकरण के इस जमाने में इन चीज़ों का कोई भी यूज या कोई भी प्रयोग नहीं रह गया है। 5th पॉइंट है निर्बाध व्यवसाय के चुनाव का अभाव। मीन्स जाति व्यवस्था के अंदर जिस व्यक्ति अपनी जाति के अनुसार पेशे को ही अपनाता है उसको इतनी छूट नहीं है कि वो दूसरे व्यवसाय को अपना ले। मतलब जाति के लेवल के हिसाब से पेशे को अपनाना ये भी इसके अंतर्गत आता है। यानी कि मतलब अगर कुम्हार है तो वो बर्तन बनाने का कार्य करता है। हालांकि आधुनिकीकरण की वजह से आज के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा कम हो गया है, लेकिन इससे मतलब वो व्यवसाय तो वही अपना लेते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी कमाई कितनी होती है, वो उनके कितने पैसे उनको मिलते हैं, कितनी अच्छे ढंग से वो अपनी रोजी रोटी कमा रही हैं। बस उनके पेशे में उनको जो मानसिक संतुष्टि मिलती है वो जाति की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। यानी कि उनको व्यवसाय, अगर कोई ऊंची जाति का व्यक्ति निम्न जाति के व्यवसाय को अपना लेता है तो जाति उसको अस्वीकार कर देती है। यानी कि जाति के जो सदस्य हैं वो इसको स्वीकार नहीं कर पाते कि उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति के व्यवसाय को अपना ले। लेकिन आधुनिकीकरण के इस जमाने में आजकल ये बिल्कुल कम हो गया है, लेकिन जाति की फिर भी एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट है विवाह पर नियंत्रण। देखो जाति अंतर विवाही होती है, जन्म पर आधारित होती है। विवाह संबंधी इतने कठोर नियम होते हैं जातियों के कि मतलब सभी समाजशास्त्रियों ने इसको प्रमुख विशेषता माना है जाति की। मतलब विवाह पर नियंत्रण ही जाति की पहचान होती है। जातियां अंतर विवाही होती है और एक ही जाति के अंदर व्यक्ति को विवाह करना होता है। वर्ग बहिर्विवाही होते हैं लेकिन जातियां अंतर्विवाही होती हैं। जाति वंश और उसके जाति के आधार पर एक व्यक्ति को जाति के अंदर ही विवाह करना पड़ता है। यानी कि विवाह के नियम इतने कठोर बनाए गए हैं कि इसको समाजशास्त्रियों ने प्रमुख विशेषता के तौर पर देखा। G.S. घुरिये ने प्रजाति पर भी अपने विचारों को स्पष्ट किया है। प्रजाति क्या होती है? एक जैविक अवधारणा प्रजाति को कहा जाता है। यह मानवों के उस समूह के बारे में बताती है जिसके शारीरिक व मानसिक लक्षण समान होते हैं। और ये मतलब नासिका की बनावट, शरीर के रंग और खोपड़ी की बनावट के आधार पर एक प्रजातियां एक दूसरे को अलग थलग करती है। परंतु सभी लोग एक दूसरे का अस्तित्व मानते आए हैं। अमेरिका में सबने सुना है रंग भेद के आधार पर होने वाला प्रजातीय संघर्ष। जैविक अवधारणा के रूप में प्रजाति का प्रयोग सामान्यतः एक ऐसे समूह के लिए किया जाता है जिसके जिसके अंदर सामान्य गुण होते हैं, समान शारीरिक लक्षणों से उनको पहचाना जाता है। यानी कि हाबेल ने कहा है कि प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है, मतलब प्राणी शास्त्र की अवधारणा है। यह वह समूह है जो कि शारीरिक विशेषताओं का विशिष्ट योग धारण करता है। ब्रिटिश उपनिवेशिक अधिकारी रिजले मानव विज्ञान के मामलों में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे। उन्होंने प्रजातियों के विभाजन का आधार उनकी शारीरिक विशेषताओं को बताया है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भारत एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां से विभिन्न प्रजातियों के उद्भव के बारे में आसानी से जाना जा सकता है। लेकिन G.S. घुरिये उनके विचारों से सहमत नहीं थे। उन्होंने 1932 में उनकी जो बुक
प्रकाशित हुई, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जो इसी विषय पर लिखी गई थी, उसमें उन्होंने रिजले के विचारों को एक सिरे से नकार दिया। उनका कहना था कि भारत में के अन्य भागों में विभिन्न प्रजातीय समूहों का आपस में काफी लंबे समय से मेल मिलाप था। प्रजातीय शुद्धता केवल उत्तर भारत में ही बसी हुई थी, क्योंकि वहां अंतर विवाह निषिद्ध था। भारत में अपनी ही जाति या समूह में विवाह करने का प्रचलन उन लोगों में हुआ जो प्रजातीय स्तर पर भिन्न थे। उन्होंने जाति व्यवस्था को इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों का शिशु बताया है, जिसका सूत्रपात इंडो आर्यन लोगों के आने से हुआ और जो 3 वर्ग पहले हुआ था, और जो अपने गौरव और श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए उन्होंने विवाह करना और दूसरी जाति में विवाह करना अपना अपमान समझा था। यानी कि जो गंगा यमुना के दोआब में ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, वहीं से अंतर विवाह की धारणा और जाति व्यवस्था के अनुयायियों के बारे में पता चला। ऐसा घुरिये के विचार हुआ करते थे, इसलिए वो प्रजातीय शुद्धता मतलब उत्तर भारत से ही मानते आए हैं। ठीक है, मतलब जाति जो जन्म पर आधारित होती है, इसके अंदर एक अनुलोम प्रतिलोम विवाह ये भी माना जाता है। जब मतलब उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की स्त्री से विवाह करता है तो उसको अनुलोम विवाह कहा जाता है। इसे भी जातियां स्वीकार नहीं करती। जब निम्न जाति का पुरुष उच्च जाति की स्त्री से शादी करता है तो उसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। इसे भी कोई जाति और प्रजाति स्वीकार नहीं करती। यानी कि जाति एक अंतर्विवाही शब्द है जो पूरी तरह से प्रजातीय शुद्धता पर निर्भर करता है। सदाशिव घुरिये ने मेन तौर पर जाति का अध्ययन करने के लिए प्रजाति शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने जाति के अध्ययन के लिए के साथ साथ जनजातियों के बारे में भी बताया है। जनजातियों को उन्होंने पिछड़े हिंदू का नाम दिया है। को पिछड़े हिंदू का नाम किसने दिया है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर में आता है। तो ये किसने कहा है, GS घुरिये ने। ठीक है, गोविंद सदाशिव घुरिये में। अंत में बच्चों मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मेरे द्वारा करवाया गया भारतीय समाज शास्त्री का जो डिस्कशन है आज, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।